हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची। सुनिएगा। एक अमेरिका के डॉक्टर अपने जीवनी में लिखते हैं कि एक बार की बात है, एक डॉक्टर थे, पेशे से डॉक्टर। वो क्या करते हैं, इलाज करते हैं। बड़े ही हृदय के अच्छे डॉक्टर थे। जब भी कहीं भी जरूरत होती थी, दौड़ के भाग भाग करके सारे लोगों की इलाज करते थे। जहां भी जब भी जरूरत होता वो तैयार रहते थे, चले जाते थे। यहाँ तक कि जहां तक उनकी गाड़ी नहीं जा सकती थी, वो पैदल भी जाते थे और पैदल भी इलाज करके तब आते थे। ऐसे डॉक्टर थे। एक दिन की बात है, भागम भाग की दौड़ में क्या हुआ, बहुत थक जाते हैं और आते हैं और सो जाते हैं। सोने के दरमियान लगभग 12 बजे रात को सोते हैं और 2 बजे इनकी मोबाइल बजती है। फोन आता है, किसी बच्चे की माँ की तबीयत खराब है, ये फोन उठा नहीं पाते हैं तो इनकी पत्नी फोन उठाती है और वो फोन पर बात करती है कि ठीक है, ज्यादा बुखार है तो उसको थोड़ा सा जो प्राथमिक ट्रीटमेंट है, इलाज है ना, वो उनकी पत्नी बता रही होती है। जैसे फोन पर बातें करते हुए सुनती है, डॉक्टर को नींद खुलता है, एकदम कंसस ध्यान एकदम जाता है। वो तुरंत सोचते हैं कि हमें कोई याद कर रहा है, हमें जाना चाहिए। आज हमारे कारण एक बच्चा की तबीयत खराब हो सकती है। वो झट से उस समय उठते हैं 2 बजे में। देखिए 12 बजे में सोते हैं, सारा दिन दौड़ कर आके आते हैं और 12 बजे में सोते हैं और दौड़े जो है फिर 2 बजे में वो अपना बैग लेते हैं और चले जाते हैं उस व्यक्ति के पास। हाँ, वो बच्चा तबीयत खराब था, बीमार था, वहां चले जाते हैं। रास्ते में जहां तक गाड़ी गई वहां तक गाड़ी से गए, फिर वहां से पैदल जाना था। पैदल की रास्ते में एक गुफा थी, उस गुफा से उन्हें गुजरना था। उस गुफा में गुजरते हैं, जैसे गुफा के अंदर घुसते हैं, थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो वहां पर थोड़ी दूर जाने के बाद एक व्यक्ति कहता है, ए डॉक्टर। ये रुक जाते हैं, देखते हैं एक व्यक्ति खड़ा था। वो कहते हैं कि माचिस है क्या तुम्हारे? ये क्या करते हैं, अपनी बैग रखते हैं, माचिस जलाते हैं और उसकी सिगरेट को जला देते हैं और फिर चले जाते हैं। उस बच्चे को इलाज करके फिर लौटते हैं तो फिर व्यक्ति वो खड़ा था। फिर वो डॉक्टर पूछता है, डॉक्टर माचिस है क्या? ये रुकते हैं, फिर माचिस जलाते हैं, उसका सिगरेट जला देते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं, आकर खुश हो जाते हैं। तकरीबन इस दरमियान में 1-1.5 घंटा का समय लग जाता है। लगभग ये 3:30-4 बजे में सोते हैं। फिर 2 घंटे बाद, यानी 1 से 1.5 घंटे बाद फिर से इन्हें फोन आता है इनके ऑफिस से कि देखिए हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं उनको किसी ने बेरामी से मारा पीटा लूटा है, जिसके कारण इनका इलाज करना बहुत जरूरी है, आप जल्दी से आइए। देखिए ये झट से फिर से उठते हैं और चले जाते हैं अफसर के पास और वहाँ वो इलाज करते हैं। इलाज करने के बाद पूछते हैं कि किसने ऐसा किया, कैसे ये हुआ? कहा कोई बात नहीं, जिसने भी किया है उसको हमने पकड़ के जेल में रख दिया है, वो जेल चला गया। वो कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति से एक बार मिलना चाहता हूँ कि आखिर कौन है इसने जिसने ऐसे आपको मारा है। जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि वही जो गुफा में व्यक्ति सिगरेट जिसको जलाए थे वही व्यक्ति है। वो पूछते हैं कि तुम उनको क्यों मारे? हम भी तो गए थे, तो हमको क्यों नहीं मारा? वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है कि हम 2 व्यक्ति को नहीं मार सकते, जो अकेला होता है उसी को मारते हैं, और तुम उस समय 2 व्यक्ति थे। 2 व्यक्ति, हम तो अकेले गए थे। देखिए वो कहते हैं कि आप अकेले नहीं थे उस समय, आप 2 व्यक्ति थे। एक तो आप थे और आपकी मदद करने वाला एक ईश्वर जो आपके पास था। क्या समझा? ईश्वर जो था वो आपके पास था, जिसके कारण हम आप तो आप अपने काम कर रहे थे, लेकिन आपकी मदद कौन कर रहा था? ईश्वर कर रहे थे। यानी आपने क्या समझा इस कहानी से? अगर आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ही ईश्वर आपका साथ देंगे। अगर आप खुद काम नहीं करेंगे तो आपको ईश्वर भी साथ नहीं देंगे। एक दिन और हमने एक कहानी सुनाई थी, जिसमें बताया गया था ईश्वर कहते हैं, अरे तू चल तो सही, तब तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम चलोगे ही, इनकी मदद क्या करेंगे? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बिजली कट गई थी जिसके कारण थोड़ी सी कठिनाइयाँ हो गई थी। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 हिस्ट्री लेसन 11 विद्रोह और राज। इसका हमने कई वीडियो दिया था। इसके पिछले दिन हमने अति लघुत्तरीय क्वेश्चन के जो 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन थे उसको भी हमने डील किया था, और आज हम लोग 16 से लेकर के 28 तक के जितने क्वेश्चन है वो सबको बारी बारी से कवर करेंगे। ठीक है, आपने कहानी सुना, क्या करना है समझ रहे हैं ना? आप जब मेहनत करेंगे तब आपको ईश्वर साथ देगा। आप गोर हाथ जोड़ के बैठे रहिए ना, ईश्वर भी आपको साथ नहीं देगा, समझ लीजिए।
चलते हैं। तो हम लोग आज चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना मेरे भाई। नंबर 16 में कहता है कि 1857 के विद्रोह में साहूकार और धनवान लोग विद्रोहियों के क्रोध का शिकार क्यों बने। यानी विद्रोही लोग इस धनवान और साहूकार को क्यों परेशान कर रहे थे, क्यों उसको लूट रहे थे, इसके पीछे क्या रीजन था। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जब अंग्रेजों को भारत में उत्पादन बढ़ाना था तो जो साहूकार थे या धनवान थे वो किसानों को ज्यादा से ज्यादा कर देते थे। किसके कहने पर? अंग्रेज के कहने पर। और उस साहूकार और धनवान जो है वो किसान से ज्यादा कर वसूल रहे थे, माने उसका ब्याज जो है ज्यादा लेते थे और नहीं देने पर जमीन पर कब्जा कर लेते थे। और इसमें मदद कौन करता था साहूकार को? तो अंग्रेज लोग। तो आजाद मतलब जब आंदोलन चल रही थी, क्रांति चल रही थी, तो इस साहूकार किसकी मदद कर रहे थे? अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। तो विद्रोही को लगा कि सब हमरा देश का आदमी होके अंग्रेज से मिला हुआ है, हम लोगों का शोषण कर रहा है। किससे मिला हुआ है? अंग्रेज से। यानी ये भी अंग्रेज का ही आदमी है, चलो इसको भी लूटा जाए। तो अंग्रेज को लूटने के साथ साथ वो किसको लूटना शुरू कर दिया? साहूकार को और धनवान लोगों को। क्यों? क्योंकि साहूकार किससे मिला हुआ था? अंग्रेज से। वही कह रहा है 1857 में साहूकार और धनवान अंग्रेजों के साथ दे रहे थे, गरीबों का शोषण कर रहे थे, इसीलिए अंग्रेज के साथ साथ वो लोग इसका भी लूटना शुरू कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया होगा। चलते हैं 17, सुनिएगा। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 में जो विद्रोह हुई इसके पीछे क्या कारण था? तो आपको याद होगा कारतूस वाली घटना। 1857 के विद्रोह की क्या घटना थी? कारतूस वाली घटना। 16 के बाद 17 चलिए। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारक था, कल पढ़े थे ना, आधा पर वीडियो नहीं खत्म हो गया था लाइन कटने के कारण, इसीलिए आपको नहीं समझ में आया। तब विद्रोह का कारण क्या था? कारतूस वाली घटना। उस समय एक अधिकारी थे जिनका नाम था हेनरी। उन्होंने क्या किया था, एक नई एनफील्ड राइफल चलाई थी जो दूर तक मार करती थी। और उस राइफल में जो गोली भरनी थी कारतूस, उसके ऊपर ना चमड़े का एक कवर लगा रहता था, पॉलिश। उस पॉलिश को दांत से काटना पड़ता था और तब कारतूस भरना पड़ता था। तो भारतीय सेनाओं में यह अफवाह फैला कि अंग्रेज ना हम लोगों को धर्म को नष्ट करने के ख्याल से ऐसा चलाया है। हिंदू जितने हैं उनके कारतूस में गाय के चर्बी का पॉलिश है, और जितने मुस्लिम सेना है उसके कारतूस में सुअर की चर्बी का पॉलिश है। अब ये दोनों बात को लेकर के हिंदू और मुस्लिम सब भड़क उठे। कोई भी गोली चलाने से इनकार कर देता था कि भाई हम नहीं चला पाएंगे, नहीं। तो इसी कारण ये क्रांति का मेन कारण हुआ। और यही जब मंगल पांडे एक ब्राह्मण थे, उनको जब कहा गया कि कारतूस छोड़ो, वो कहा हम ही नहीं छोड़ेंगे भाई, इसमें हमारा धर्म नष्ट हो जाता है, हम ब्राह्मण हैं और दांत से काटते हैं, ये चर्बी दांत से काटने से हमारा धर्म नष्ट होता है। भाई अंग्रेज अधिकारी हंटर चला दिया, हंटर समझ रहे ना, डंटा चला दिया। चोट लगता है तो किसको बर्दाश्त होता है? मंगल पांडे को चोट लगा होगा, हाथ में बंदूक थी ही, वो बर्दाश्त करने वाला क्या था? उसको शूट आउट कर दिया तुरंत। शूट आउट समझ रहे ना, मार दिया गोली, जाओ जो होगा देखा जाएगा। और बेचारे भाग गए, मार के भाग गए, फरार हो गए। अंग्रेज बाप पकड़ लिया, फांसी की सजा हुई। अब जितनी सेना थे भारतीय सेना, वो देखा कि गोली नहीं चलाएंगे तो मारता है चुट्टा, अगर मारते हैं इससे लड़ते हैं तो फांसी दे देता है। तो इसका विरोध होना, सब बगावत कर दिया, लूटना शुरू। जितना सरकारी खजाना था सबको लूट लिया, वो विद्रोह की शुरुआत हो गई। समझ रहे ना? तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। 1857 के विद्रोह का मेन कारण था कारतूस वाली घटना। क्लियर? यही है, 1857 में विद्रोह का मूल कारण कारतूस वाली घटना थी। उस समय अंग्रेजों ने एक नई राइफल चलाई थी जिनका नाम था एनफील्ड, याद रखेंगे। उस पर लगे चमड़े के लगे पॉलिश को दांत से काटना पड़ता था। जो कारतूस थे उसमें दांत से
चर्बी को काटना पड़ता था। ये अफवाह फैला कि पशु के चर्बी होते हैं, उसमें किसकी चर्बी? पशु का चर्बी है, गाय का या सुअर का, और उसको काटने से हमारा क्या हो रहा है? धर्म नष्ट हो रहा है। इसी के विरोध में वो लोग क्रांति शुरू कर दिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं मेरे भाई। 18 क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना। विद्रोह से संबंधित चित्रों में मिस हीलर को किस रूप में पेश किया गया है? देखिए, जब विद्रोह भारत में खूब फैल गया, अब ऐसा उस समय स्थिति बन गया था कि अंग्रेज की जान के लाले पर गए, जो जहां था वही छिप गया, भाग गया, कोई अंग्रेज आता ही नहीं था लड़ने के लिए। वहां से अधिकारी सबको भेजता था, कहता हम ना जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। आपको कहानी सुनाए होंगे, पढ़ाए होंगे क्लास 10th में भी। हुआ था क्या कि जो लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी अपने यहाँ का जो गवर्नर जनरल था उस समय, जिसमें क्रांति हुई थी 1857 के क्रांति के समय, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। परीक्षा में पूछता है, याद रखिएगा। तो लॉर्ड डलहौजी को अमेरिका में क्या किया था? वहां के उपनिवेशवासी यानी अमेरिका वालों ने लोग खूब मारा था, अलंगटा करके भेज दिया था उसको। तो डलहौजी तो जानता था कि विद्रोही कैसे मारता है, हल्दी चूना लगा लगा के मारता है। तो इसीलिए बेचारा वो भी कहीं पताल में छुप गया कोई, और जितना लोग था ना वो सब छुप गया। तो भाई अंग्रेज का कमान कौन संभाले? तो उस समय वो लोग दिमाग लगाया, कुछ ऐसी तस्वीर पेश किया कि जिसमें एक अंग्रेज अधिकारी और उसके वो अकेले जो है ना 150 जो विद्रोही लोग थे उसको मार करके खत्म कर रहा है, ऐसा तस्वीर दिखाया गया। और ऐसे ऐसे अधिकारी के सामने पेश करता था कि देखो हमारा फलनमा जगह का जो अधिकारी है, ये चित्र देख रहे हो ना, ये फलना जगह का अधिकारी ये अकेले 100 विद्रोही को मार दिया। ये तस्वीर देख रहे हो, वो दूसरे चिलनमे जगह का अधिकारी ये 200 विद्रोही को क्या कर दिया है? मौत का घाट उतार दिया। देख लो अकेला, जाओ तुम लोग भी लड़ो और जाओ मारो। तस्वीर देखने से ना अंग्रेजों के मन में उत्साह जगता था, अरे हमारा एक आदमी 100 लोगों को मार रहा है, नहीं मार रहा, यानी हम ताकतवर हैं, हमारे पास शक्ति है। ये चित्र के माध्यम से लोगों में उत्साह बढ़ा रहे थे कौन? अंग्रेज। तो वही हुआ था कि विद्रोह के संबंधित चित्रों में मिस हीलर एक अंग्रेज अधिकारी थे। देखिए, अंग्रेज ने कुछ चित्र इस तरफ बनाए जिसमें अंग्रेज अधिकारियों को ऊंचा दिखाया जाता था। अंग्रेज अधिकारी को क्या दिखाया जाता था? ऊंचा, जिसमें अन्य अधिकारियों के हौसला बुलंद हो। अन्य अधिकारी देखेगा तस्वीर ना तो हौसला बुलंद होगा कि अरे हम भी कर सकते हैं, जब वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। मिस हीलर को दिखाया गया कि वो अकेले कई विद्रोहियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आया होगा। चलते हैं 19 देखते हैं क्या कहता है। सहायक संधि की कोई दो शर्त। सहायक संधि कौन लाया था? वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि कौन लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली। उसका क्या कहना था? भारतीय राजाओं को कहा कि राजा तुम ही रहो, राजा तुम ही रहो, लेकिन करना क्या है? उसके बदले में हमारी सेना तुम्हारे राज्य में रहेगी, हमारा एक रेजिमेंट तुम्हारे राजधानी में रहेगी जो तुम्हारी गतिविधि पर नजर रखेगा, इस सब का खर्चा कौन देगा? तो तुम दोगे। जैसे हैदराबाद का निजाम ने जब स्वीकार किया तो 24 लाख वार्षिक पेंशन देने की बात की थी सेना का। कौन कहा था ये? लॉर्ड वेलेस्ली और हैदराबाद के निजाम के बीच में संधि हुई थी, सहायक संधि। तो सहायक संधि का पहला शर्त क्या था? कि जो देसी राजा होते थे उसे सेना रखना पड़ता था, और साथ ही साथ क्या रखना पड़ता था? एक रेजिमेंट उस राजा के राजधानी में रहता था। उस राजा के, तो उससे क्या होता था कि राजा कोई अगर गड़बड़ी करेगा तो उसका पता राजा को, अंग्रेज को चलता रहेगा। पहली बात, एक शर्त। अब राजा को क्या मानना होता था? तब पहला कि किसी भी विदेशी कंपनी या आदमी को राजा अपने राज्य में नौकरी, कोई भी मामला होगा फैसला कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे, चाहे वो बाहरी फैसला हो आंतरिक फैसला हो। ठीक है? आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का दायित्व किस पर होता था? अंग्रेजों पर होता था। ये सब कुछ शर्त होते थे, और जो इस शर्त को मानता था उसके साथ सहायक संधि। तो बहुत सारे राजा ने सहायक संधि स्वीकार किया था। तो सबसे पहले किसने किया था? तो हैदराबाद, तब किया था सतारा, फिर किया था सूरत, उसके बाद फिर ये झांसी भी कर लिया था, झांसी के राजा भी कर लिए थे, कानपुर के नाना साहब भी कर लिए थे सहायक संधि स्वीकार। ठीक है? क्योंकि वो शर्तें ऐसा रख देता था कि तुम सहायक संधि स्वीकार करो, नहीं तो हमरे से लड़ाई करो। अब सोचता था यार लड़ाई करोगे
हार जेबे करोगे। चलो साई के संधि स्वीकार कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं। देखिए मैंने उसको कहने दूध और माछ दोनों बात कर देता था, दूध खाओगे तब भी जाओगे, माछ खाओगे तब भी जाओगे, अब तुमको जो पसंद है खाओ और जाओ। नहीं नहीं, हमारी देहाती कहावत में शादी करवा लड्डू है, किया तो भी पछताया, न किया तो भी पछताया। वही कहानी यहाँ कर देता था अंग्रेज बा, बेचारे जाएगा तो जाएगा कहाँ। चलो आगे चलते हैं। तो सहायक संधि समझ गए क्या करना है। नंबर आगे चलते हैं 20। 20 क्वेश्चन क्या कहता है सुनना मेरे भाई। अवध के अधिग्रहण से ताल्लुकदार पर क्या प्रभाव पड़ा। अवध का जब अधिग्रहण हो गया, अधिग्रहण का मतलब क्या, अंग्रेज जब अवध पर कब्जा कर लिया तो ताल्लुकदार का क्या हुआ। तो सीधी सीधी बात है कि मान लीजिए अवध के अंदर जितने ताल्लुकादार थे, जितने जमींदार थे, जोतदार थे, जो भी थे, जब राजा को उसने हरा दिया तो ताल्लुकादार का क्या होगा, सब जमीन किसका, अंग्रेज का। तब ताल्लुकदार का नहीं, जमींदार का नहीं, जोतदार का नहीं, जमीन किसकी हो गई अब, ठीक है। यानी कि उनकी जो ताल्लुकदार की जो जमींदारी थी, जो उनकी जमीन थी, सब नीलाम हो गई, खत्म हो गई, उनकी स्थिति खत्म, वो जो कर वसूलते थे वो खत्म हो गई, ठीक है। तो वही कहते हैं कि अवध के अधिग्रहण से ताल्लुकदार पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अवध के अधिग्रहण के बाद वहां के जो ताल्लुकदार थे, जमीन और जागीर उनकी छीन ली गई, जमीन भी छीन लिया गया, उनका भवन भी छीन लिया गया, उनका धन संपत्ति भी लूट लिया गया था। क्योंकि अरे तनी ताल्लुकदार जमींदार तनी को थोड़ी भवन में रहते थे, बहुत बड़े भवन में रहते थे, सोने चांदी के बर्तन में खाते थे, उनका मुकुट राजगद्दी सब सोना का होता था। नहीं, तो अंग्रेज बाबू सब छोड़ने वाला था, वो सब लूट के ले गया। नहीं, यानी कि जब अवध का जब नवाब को ही लूट लिया उसने, राज्य को अपने अंदर ले लिया, तो बाकी वहां के जो छोटे छोटे और जमींदार थे या ताल्लुकदार थे, सबको जमीन को भी क्या कर लिया, हड़प लिया, उसके अधिकार को भी छीन लिया, ठीक है। किला और दुर्ग तोड़ दिया गया और नौकर को भी नष्ट कर दिया गया, उनका जो सेना था उसको भी नष्ट कर दिया कि ना तुम सेना नहीं रखोगे, उनका जो किला दुर्ग होता था उसको भी तोड़ देता, एक आम आदमी की तरह उसको बना देता कि जाओ तुम अपना रहो, अब आम आदमी की तरह खेती बाड़ी करो, ठीक है। चलिए अब तो समझ गए 20 कि जब अवध का नवाब खत्म तो वहां के ताल्लुकदार का भी स्थिति खत्म, उसकी जमीन पर कब्जा किसका, अंग्रेजों का, भवन को तोड़ देता था, उसको लूट लेता था और एक आम आदमी की तरह जीने के लिए उसको छोड़ दिया जाता था। नंबर 21, बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है और क्यों। देखिए क्वेश्चन बड़ा सुंदर है, बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है। तो अवध में को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है क्योंकि अधिकांश सैनिक उत्तर प्रदेश और बिहार से आए थे और अधिकांश ब्राह्मण और ऊंचे जाति के होते थे। यानी देखिए बंगाल आर्मी किसे कहा जाता था, जैसे अभी आप लोग पढ़ते होंगे बीएसएफ, नहीं बीएसएफ जैसे बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स जिसको कहते हैं आप लोग, जैसे आप अपने बिहार पुलिस ही कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो बिहार पुलिस का क्या मतलब समझे कि बिहार में जो पुलिस का काम रक्षा करती है, नहीं जैसे दिल्ली का काम दिल्ली पुलिस काम करती है, उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश का पुलिस काम करती है, नहीं करती है। तो उसी तरह अंग्रेज जो है एक अपनी मतलब भारतीय सेना का ही एक रेजिमेंट बना रखा था जिसका नाम था बंगाल आर्मी, ठीक है ना, बंगाल आर्मी। तो उस समय हमारा जो बिहार था ना किसके अंतर्गत था, बंगाल के साथ था, यानी बंगाल, उड़ीसा, असम और ये बिहार, चार राज्य एक साथ। देखिए बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम, उस समय चारों एक राज्य था, अलग नहीं था। ये तो बंटवारा हुआ 1912 में, तब ना बिहार बना है, नहीं तब पहले हम लोग किस में थे, बंगाल में ही थे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश और बंगाल के ज्यादा, उत्तर प्रदेश और बंगाल के ज्यादा लोग सेना में भाग लेते थे, इसीलिए उसका नाम रखा गया बंगाल आर्मी, ठीक है। माने अंग्रेज का क्या मानना था कि उत्तर प्रदेश का और बिहार के ज्यादा लोग किस में भाग लेते हैं, सेना में भाग लेते हैं, इसीलिए उसका नाम रखा गया बंगाल आर्मी, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए आगे है नंबर 22 सुनना क्या कहता है क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश शासन के कारीगरों पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए भारत में जब ब्रिटिश शासन हुआ तो भारत के जो कारीगर थे उस पर क्या प्रभाव पड़ा भाई। तो देखिए इसके कारीगरों पर भी बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा रे भाई। क्या हुआ कि जब ब्रिटिश शासन हुई अंग्रेज का अधिकार भारत पर हुआ,
और अंग्रेज का अधिकार होने के कारण भारतीय उद्योग धंधा पर अधिक से अधिक क्या लगा दिया गया? कर लगा दिया। वो अपना सामान लाता, कोई टैक्स नहीं देना होता। अब पहली बात तो उसके पास औद्योगिक क्रांति थी, नए नए मशीन थे, सामान उसको सस्ता बनता था। हम लोगों के पास हाथ से सामान बनता था, वो सामान क्या होता था? महंगा होता था। तब पहला तो हम उसके बराबरी का सामान बनाते नहीं थे। जो भी हम बनाते भी थे, वो अंग्रेज इस पर क्या लगा देता था? अधिक कर लगा देता था। कर लगाने के कारण उसकी कीमत क्या हो जाती थी? बहुत ज्यादा हो जाती थी। अब जैसे ज्यादा होती थी कर, तो क्या होता भाई कि हमारी सामान की बिक्री, तो उद्योग धंधा, तो मजदूर बेकार, तो मजदूर कारीगर की स्थिति क्या? अब चलिए, अब कहेगा सर खेती कर लेते थे। अरे खेत में रहने दे तब ना, अंग्रेजवा तो ओकरो पर ना कर लगा दिया। अब अपने से नहीं खटिएगा, मजदूर से खटवा के अगर करते तब कितना बचता? आधा तो पहले अंग्रेजे बांट लेता था, आधा तो किसान को बचता कहाँ था जो मजदूर को दे? तो जो होता था अपने से करता था, मजदूर रखने की जरूरत। तब कारीगर की स्थिति क्या हो गई? दयनीय। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे अंग्रेजी शासन में औद्योगिक क्रांति के कारण भारतीय उद्योग धंधे क्या हो गए? नष्ट हो गए। और नष्ट होने के कारण मजदूर क्या हो गए? बेरोजगार, बेकार हो गए। उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन और क्या होने लगी? दयनीय होने लगी। ठीक है, आगे चलते हैं, सुनेंगे 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना मेरे भाई। 1857 क्रांति के दो सामाजिक कारण बताइए। अब सामाजिक कारण क्या है? तो उस समय क्या होता था ना, और उस समय क्या, अभी भी यही हाल है मेरे भाई भारत का। अगर एक अफवाह फैल जाए ना, पूरा देश में लोग उसको मानने लगता है। हाँ हाँ ठीक है, हम भी सुने थे। और ऐसे ऐसे आपके लोग मिलेंगे, कहा अरे फलाना जगह हमारा कुटुमैता में हुआ है, हमारा मौसी के घर के बगले में एगो के हुआ है, जाने चाहे नहीं अंदाजी मार देता है गोली। क्या जी, ऐसा होता है कि नहीं होता है? चोटी कटने वाला घटना ऐसे 2-3 साल पहले हुआ, पूरा अब्बा हो गया। नहीं, हाँ देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि हमरे बगल में हो। अब आप उससे पूछा जाए तोरा हुआ है तो नहीं हमारा नहीं हुआ। आपके रिश्तेदार में? नहीं, हमारा रिश्तेदार में नहीं हुआ है। मैं तो आप जब आपके रिश्तेदार में, सबसे हम पूछते थे उस टाइम में कि आप के पास हुआ है तो नहीं, तो आपके रिश्तेदार में तो नहीं, सुने हैं फलना आदमी कहा था वो कोरा हुआ है, कहते कहते में हो जाता है ऐसे ही। तो ये अफवाह। तो उस समय क्या हुआ कि सुनना, उस समय क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया, देखा कि भारतीय में कुछ कुछ अफवाह फैल जाता है, गलतियों बात का मानना शुरू कर देता है। तो अंग्रेजी सोचा कि भारतीय लोग ना मूर्ख आदमी है, और ये अफवाह के कारण आज हमसे लड़ाई करने वाला है। ये सब ये अफवाह के कारण लड़ाई करने वाला है, तो ये अफवाह को ही खत्म किया जाए। तो कैसे खत्म होगा? तो जब तक इसको शिक्षा नहीं दोगे, पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं, इस ठीक होने वाला ये सब बुरबा कहा सब नहीं है। तो इसको आप पढ़ाओ लिखाओ। देखिए, अंग्रेज बात सोचा उस समय, पढ़ाओ लिखाओ। आज जैसे ही नई शिक्षा नीति लागू की, नई शिक्षा नीति लागू की, भारतीय समझ गया अरे वाह, ये सब हमको जो अंग्रेज क्या बनाना चाहता है, ईसाई बनाना चाहता है, ओकरे खातिर शिक्षा लागू किया। वो बना बेचारा किया सही के लिए, तो भारतीयों को लग गया उल्टा। देखिए, वो क्या, जो नई शिक्षा नीति होगी, लोगों में ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा, तो ये अफवाह गलत बात प्रथा पर जो है विश्वास नहीं करेगा, जब ज्ञान बढ़ेगा तो। लेकिन हम भारतीय क्या समझने लगे, क्या ये तो लगे लोग अपने फायदे लगी, हम लोगों को पढ़ा लिखा के बना देगा ईसाई, हमारा धर्म नष्ट। फिर वहां से विरोध शुरू हो गया। अंग्रेजों को मेरा माथा धर के रह गया, ये सब नहीं सुधरने वाला। चलिए आगे चलते हैं। फिर उसने क्या किया, उस समय सती प्रथा थी, विधवा विवाह था, ये सब गलत प्रथा थी। सती प्रथा को जब उसने बंद किया 1829 में, याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने बंद किया था। कभी पूछता है कि सती प्रथा को किसने रोक लगाया था, तो राजा राम मोहन राय के कहने पर लॉर्ड विलियम बेटिंग ने बंद किया था 1829 में, कानून पारित किया था, सती प्रथा नहीं होगी। ठीक है, तो उस समय लोगों को लगा कि हमारा धर्म के साथ क्या कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है। ठीक है, इसीलिए क्रांति फैली। तो ये सब कुछ कारण थे, सामाजिक कारण, यानी समाज में वो हस्तक्षेप किया। साथ ही साथ क्या होता था, उस समय क्या होता था कि कुछ ईसाई पंडित आ गए थे, और वो लोग ना हम लोगों को कहता था कि तुम्हारा धर्म खराब है, इस मुसलमान को कहता तुम्हारा धर्म खराब है, हमारा धर्म अच्छा है, तुम इसमें आ जाओ, हम तुमको सरकारी नौकरी दे देंगे। देखिए, प्रलोभन देता था, है ना, ईसाई पादरी लोग।
था। उस समय इन लोगों को डर बना हुआ था कि हमको क्या बना देगा, ये ईसाई बना देगा। कुछ लोग होशियार आदमी था, वो बनियो जाता था, ऐसा कोनो बात नहीं है। वो हिंदू क्या बन गए, ईसाई बन गए, नौकरी करके अपना बिल्डिंग उल्डिंग ठोक लिए उस समय। अभी ईसाई बनल है आराम से। देखिए होशियार का काम होता है कि जैसा स्थिति वैसे हिसाब से काम करना है। तो हम लोग तो भाई वैसे करते हैं, हम लोग मौका देखते हैं, मौका देखे काम करना शुरू कर देते हैं। चलिए आई किताब को, तो ज्यादा समय नहीं लगे। हम लोग पढ़ते थे, तो हम लोग पढ़ रहे थे 1857 के सामाजिक कारण क्या था। तो पहला जो नई शिक्षा नीति लागू हुई, नई शिक्षा नीति लागू हुई, इसके कारण वे लोग विरोध किए। और दूसरा जो उन्होंने जो गलत प्रथाएं थी, जब उसको रोक लगाया तो उन्होंने विरोध किया। ईसाई धर्म के प्रचार तब विरोध किया। इसलिए धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ जो भारतीय लोग थे उनके मन में आक्रोश की भावना फैलते गई। और एक दिन 1857 को 10 मई को ये बाहर निकल पड़ी। पहले से जमा था, 10 मई को शुरू होना नहीं, 10 मई को क्रांति हुई थी ना। आगे चलते हैं, आगे हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह क्यों प्रसिद्ध हुए। देखिए 1857 की क्रांति में नाना साहब को तो सब जानता है, उनको से ज्यादा जानता है कौन जी, झांसी की रानी को। 1857 की क्रांति में मेन भूमिका थी रानी की, झांसी की रानी, वो सबसे आगे, उन्हीं के बारे में सब जानता है। ठीक है, बाबू वीर कुंवर सिंह को भी जानता है, नाना साहब तो कम थे। लेकिन एक और थे बेचारे, मौलवी अहमदुल्ला जी, ये उत्तर प्रदेश में थे। और जानते हैं अंग्रेजों के खिलाफ इन्हें 84 गांव के मुखिया को संगठित किया था। ये मैंने एक तरह से जमींदार समझिए, 84 गांव के मुखिया को क्या किए, संगठित किए, और सबको मिला करके, और इन्होंने एक अपना संगठन बना लिया, बना करके अंग्रेजों को मार करके भगा दे। देखिए उस समय तो त्रस्त शब्द न था, राजा अलग थे कि उससे परेशान, किसान अलग परेशान था, जमींदार अलग परेशान था। तो मान लीजिए जमींदार या मुखिया होंगे, तो ये क्या किए, सोचे कि अंग्रेज भाग जाएगा तो हमको उतनी फायदा होगी, तो अकेले तो लड़ेंगे तो जीतेंगे नहीं, तो उसके लिए हमको चाहिए साथ। तो उन्होंने 84 गांव के मुखिया को क्या कहिए इकट्ठा किए, सबका एक संगठन बनाए, और संगठन बना करके उस इलाके में समझिएगा एकदम वो क्या कहते हैं उसको, खुफिया पुलिस, खुफिया पुलिस की तरह उनका आदमी घूमता रहता था। और जब ये अंग्रेज घुसता उनके इलाके में, जहां वो रहते थे उस इलाके में, तुरंत अंग्रेजों को मार करके भगा देते थे। यानी ये मौलवी अहमदुल्ला शाह इसलिए प्रसिद्ध थे, कब, 1857 की क्रांति में। चलते हैं मेरे भाई आगे थोड़ा सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 25 25 क्या कहता है सुनिएगा। शाहमल ने उत्तर प्रदेश के 84 गांव के मुखिया को संगठित कर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह, वही जो अब्दुल्ला शाह जो हैं वो भी थे उसमें। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें शाहमल भी नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में इसी तरह के काम किए थे। ठीक है, यानी कि क्रांति को बढ़ाने में शाहमल, अहमद शाह अब्दुल्ला, ये लोग जो है ना प्रचार करके लोगों को संगठित करके विद्रोह को बढ़ाने में मदद कर रहे थे। चलिए ज्यादा पूछता कौन है, 1857 के विद्रोह में अवध के तालुकदार क्यों शामिल हुए। अभी अभी तुरंत बताए थे, अवध के तालुकदार क्यों शामिल हुए, इसलिए शामिल हुए थे अवध के तालुकदार क्योंकि अवध को जब कब्जा कर लिया अंग्रेज, तालुकदार की जो जमीन थी और जागीरें थी उसको अंग्रेजों ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब जिसकी जमीन को कोई कब्जा कर ले, भले उस समय नहीं जीतता है लेकिन वो भी मौका के तलाश में था, अच्छा आने दो मौका तब बताएंगे नहीं। और जब 1857 की क्रांति हुई और मौका मिला तो वो लोग भी किसका साथ दिए, किसको बताए, अंग्रेजों का साथ दिए, नहीं अंग्रेज का नहीं साथ दिए, किसका साथ दिए, जो नवाब थे, अवध के नवाब, झांसी की रानी, बाबू वीर कुंवर सिंह, नहीं ऐसे जो विद्रोही लोग थे उनको साथ दिए, कौन, ताल्लुकदार लोग। क्यों साथ दिए, क्योंकि उनकी जमीन को अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, हड़प लिया था, उनकी जागीर को हड़प लिया था, तो उन लोगों को भी अपनी जागीर अपनी जमीन वापस लेनी थी। वो सोच रहे थे कि क्रांति में अगर हमारी विजय हो जाएगी तो हम भी वो जमीन को क्या कर लेंगे, वापस ले लेंगे, नहीं ले लेंगे, इसीलिए वो लोग किसका साथ दिए, विद्रोहियों का साथ दिए। आगे चलते हैं, सुनना, हेनरी हार्डिंग 1857 के गदर से क्या संबंध है। देखिए 1857 में मेन आंदोलन करने वाले में थे लॉर्ड वेलेस्ली। बीजारोपण किसने किया, लॉर्ड वेलेस्ली। वो आया, सहायक संधि लागू किया, सहायक संधि के कारण बहुत सारे राजा उससे क्रोधित थे, तो वहां पर तो वो था, तो वो बीज रोपण किया। तो उनके बाद आ गया लॉर्ड डलहौजी,
वो लगा दिया हड़प नीति, वो जो रोपल बीज था उसको अंकुरित करके फूला फला दिया एकदम, तो ओकरे समय में क्रांति हुआ। वो क्रांति में आग में घी का काम कौन कर दिया? ये जो हेनरी हार्डिंग था, वो कहेगा ये कैसे? यही व्यक्ति है जिन्होंने वो नई राइफल चलाई थी। हेनरी हार्डिंग ने ही वो पहला व्यक्ति था जिन्होंने वो नई राइफल चलाई थी जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। कौन चलाया था? हेनरी हार्डिंग। इन्होंने ही सलाह दिया था कि अब दूर से मार करने वाली राइफल चलनी चाहिए जो ज्यादा दूर तक निशाना साध सके। तो हेनरी हार्डिंग ने ही नई बंदूक लाई थी इंग्लैंड से, कहां? भारत, इनके कहने पर, और यही सेना को दिया था। और उसमें ही कारतूस किसमें लगाया था? चमड़ा वाला कारतूस यही पास किया था। तो सब सेना के मन में जो सेना था कमान, सबको मालूम हुआ कि ये कौन चालू किया है रे? अपने अधिकारी नहीं है, हेनरी हार्डिंग वही किया है। तो सब इसको खोजले घूम रहा था उस समय विद्रोह में, तनी ओकरा पकड़ के ला कहाँ हो। आई तो बेचारा पहले इधर लिया इंग्लैंड वाला रास्ता, बैठ गया, देखा लड़ाई शुरू हुआ तो बुझ गया। जो बड़े बड़े अधिकारी थे ना वो पहले बुझ गया था कि अब बवाल हुआ है, तब अब खोज खोज के मारेगा ये सब। तब बहुत सारा अधिकारी जहाज पकड़ के भाग गया इंग्लैंड, पहले ही रास्ता धर लिया कि हमको जाने दो। कहानी नहीं हुआ था, आपको बताएंगे। अपने यहाँ 1984 में जब भोपाल त्रासदी कांड हुआ था, भोपाल के एक कारखाना था मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसाव हुआ। वो कंपनी जो थी अपने देश की कंपनी नहीं थी, विदेश की कंपनी था। उसका मालिक को जब मालूम हुआ कि हमारी फैक्ट्री में गैस रिसाव के कारण 2000 आदमी मर गया है, वो फैक्ट्री वाला रात फरार हो गया। आदमी जनता रोकना चाहा उसको, कुछ लोगों को मालूम हुआ कि मालिक फलाना मालिक है वो भागा जा रहा है, तो रोकने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस उसको भगवा दिया, ठीक है ना। रात वो एयरपोर्ट गया, टिकट पकड़ लिया, फरार, उड़ गया, फैक्ट्री यार को छोड़ दिया। जान बचेगा तो इसके बाद और कौन उपाय होगा, नहीं तो ये सब मार देगा हमको, नहीं। तो यही हेनरी हार्डिंग भी समझ गया था वो, ठीक है ना। तो इसका क्रांति में क्या योगदान? तो मेन गदर लाने में किसका काम? 1857 के हेनरी हार्डिंग। क्यों? क्योंकि इन्होंने नई राइफल चलाई और नई कारतूस चलाई, जिसके कारण क्रांति हुई। और युद्ध में किसको खोज रहा था? सब हेनरी हार्डिंग को खोज रहा था। ओकरा पहले पकड़ के लाओ, वो चलाया है ये वाला। चलिए आगे चलते हैं। मंगल पांडे कौन था? तो मंगल पांडे क्रांतिकारी थे, बहुत ही देशभक्त लोग थे। पांडे का मतलब समझ रहे हैं, पंडित जी नहीं, बहुत देशभक्त आदमी। उन्होंने पहली बार, देखिए पहली बार नहीं, ये कई बार विद्रोह किए। जब ये बैरकपुर छावनी में थे ना 1856 में, कहा थे ये? बैरकपुर छावनी में, तो वहां भी क्रांति कर दिए थे ये। तो क्रांति किए थे तो उस समय मारे उरे नहीं थे, ये बहुत माने फौलादी आदमी था। माने फौलादी का मतलब हौसला का बुलंद आदमी, कि अंग्रेजों से दो हाथ करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। कहने का मतलब इसके पास भी अपनी ताकत थी, ये सोचता था कि हम भी कर सकते थे। तो ये वहां जब किया था बैरकपुर छावनी में, तो वहां पर इसको शांत कर दिया गया। फिर बाद में 1857 में पहले किया, फिर 57 में फिर से आंदोलन कर दिया, कहा हम नहीं छोड़ेंगे गोली, तो नहीं छोड़ेंगे। और अधिकारी कहा नहीं तुमको छोड़ना ही पड़ेगा। बेचारे मंगल पांडे को मार दिया, मारा तो ये भी अपना जवाब दे दिए, क्या समझ रहा ना, गोली मार दिया उसको। अब मारा जैसे ही बस ये भाग गए वहां से। अब भागे तो पकड़ लिया गया, फांसी की सजा हुई। अर्थात मंगल पांडे कौन थे? तो एक सच्चे देशभक्त क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह को शुरू करने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन हाँ, इनकी थोड़ी सी गलती हो गई थी। गलती इनकी क्या होगी? जैसे आपने पढ़ा क्या कि 31 मई को युद्ध होना था, तो मंगल पांडे को थोड़ी मालूम था ये बात। वो तो देसी राजा से विचार किया हुआ था, जैसे झांसी की रानी, बेगम हजरत महल, नाना साहब, बहादुर शाह जफर, माने जो देसी राजा थे, ये विचार किए थे कि हम क्या करेंगे? क्रांति करेंगे। कब? 31 मई को। मंगल पांडे को थोड़ी मालूम था ये बात। ये तो देखा हमारे साथ गद्दारी हुआ था, हम जब मन लड़ाई लड़ दिए, शुरू हो गया, तो धीरे धीरे वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, जुड़ गए। ठीक है, चलिए जो भी था। तो अगर आप हमारी वीडियो देखे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करेंगे, बाकी तो समझ ही रहे हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, लघुत्तरीय क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।